गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। और इस टर्म में आज हम लेकर आए हैं कि क्या पीएसयू बैंक्स में चल रहा है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स के अगर आप सारे स्टॉक्स को देखेंगे तो वो अपने टॉप वैल्यूएशन और अपनी ऑल टाइम हाई पे आने आ रहे हैं ऑलमोस्ट। और हमें सवाल पूछना चाहिए, क्या हमें पैसा लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, क्या हमने इस बस को मिस कर दिया है, और क्यों इस शेयर्स में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है हमें लगातार कॉन्टिन्यूस लेवल पे, और क्या ये हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी भी फिट बैठता है, क्या हम यहाँ एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं, क्या ये हमें आउटसाइज रिटर्न दे सकता है। तो हम कुछ कुछ शेयर से बात करेंगे और हम एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस शेयर में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट एम, हम जितनी भी थेसिस कर लें, हमारा मेन एम होना चाहिए कि क्या हमारा पैसा यहाँ पे बाकी शेयर्स के मुकाबले हमें इस सेक्टर के अपॉर्चुनिटी से हमें पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम बात करते हैं, अगर आप आई निफ्टी पीएसयू बैंक का ईटीएफ ले लें और उसको कंपेयर कर लें एक नॉन प्राइवेट बैंक के ईटीएफ से, तो पीएसयू बैंक ईटीएफ है जिसमें कि सारे पीएसयू बैंक्स लिस्टेड है उस ईटीएफ में। और अगर आप प्राइवेट बैंक लेंगे तो जितने भी प्राइवेट बैंक हैं देश के वो सारे लिस्टेड है। तो अगर उसका रिटर्न हम देखेंगे तो 6 महीने में जो आपका निफ्टी पीएसयू 6% ऊपर रहा है, वहीं प्राइवेट बैंक वाला जो इंडेक्स है वो 2% नीचे रहा है। और 6 महीने का रिटर्न देखें तो लगभग 17% पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी प्राइवेट बैंक 13% है। और पीएसयू बैंक का अगर एक साल का रिटर्न देख ले तो लगभग 16% ऊपर है, और निफ्टी प्राइवेट बैंक 6% डाउन है। तो इसका मतलब एक काफ़ी 22% का एक अल्फा जनरेट किया निफ्टी पीएसयू बैंक्स ने। पर उसने, और आप देखेंगे तो सारे बैंक्स में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि कहाँ पे पीएसयू या प्राइवेट बैंक्स पीछे छूट गए पीएसयू बैंक्स के मुकाबले। तो पहली चीज़ जो एक है, अगर आपने साइकिल अच्छे से फॉलो करी हो ये वाली, तो प्राइवेट बैंक्स का एक एक्सपोजर था आपके माइक्रो फाइनेंस या फिर नॉन सिक्योर्ड लेंडिंग में, जो कि ये साइकिल ही पूरी ख़राब रही। तो अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक आपका और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सबको एक बहुत ही हैवी दिक्कत झेलने पड़ी, एक्सिस बैंक। तो अगर आप देखेंगे तो इन तीनों बैंकों को एक बहुत ही ब्लो झेलना पड़ा, जहाँ पे इंडसइंड बैंक इवन लॉस में भी आया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी लॉस रिपोर्ट किया। तो एक जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो बहुत ही ज़्यादा डलनेस थी नॉन सिक्योर्ड लेंडिंग में, और अगर आप देखेंगे तो जितना भी रूरल में उतनी ग्रोथ नहीं आ रही थी, अर्बन में भी ग्रोथ नहीं आई थी, तो बहुत ही दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं। पर एक पीएसयू बैंक से एक्सपोजर उतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं था। तो एक रीज़न था जिसके कारण से पीएसयू बैंक एक अच्छा बचे रह गए। फिर सेकेंड चीज़ थी, इंटरेस्ट रेट लगातार घटाए गए हैं। जब इंटरेस्ट रेट घटता है तो जो बॉन्ड्स होते हैं उनके प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। ये हमेशा दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड्स के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड्स के प्राइस नीचे चले आते हैं। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटाया गया तो आपके जो गवर्नमेंट बैंक्स थे, पीएसयू बैंक्स थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनके पास एक अच्छी खासी होल्डिंग थी जीसेक या गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। तो जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट घटाए गए तो उन जीसेक बॉन्ड्स में एक अच्छी खासी प्राइजेस बढ़े, तो उसके कारण उनके एमटीएम बुक्स में जो मार्क टू मार्केट में उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा। तो जो जीसेक का मान लीजिए 100 रुपये का बॉन्ड था जो 4-5% इंटरेस्ट पे कर रहा था, जैसे ही वो 4% पे आता है तो उसका बॉन्ड प्राइस आप मान लीजिए कि 110 रुपये हो जाता है। तो 10% वो आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो लगभग अगर मैं देखूँ तो लगभग ट्रेजरी गेन जो है वो लगभग 14-15% एक क्वार्टर में आ गया था। तो उसके कारण से एक जो पीएसयू बैंक के पास जो प्रॉफिट था, जो उनके पास होल्डिंग थी, उसमें भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ऐसा क्वालिटी तो बढ़ी। फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ें हुई थी तो पीएसयू बैंक हमेशा ही, अगर आप देखेंगे तो अराउंड 80-90% ऑफ द बैंक आपको प्राइस टू बुक वैल्यू के नीचे ही मिलेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के नीचे मिलेंगे, मतलब जो उसका प्राइस है वो बुक वैल्यू के नीचे ही रहता है। और बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है? बुक वैल्यू होता है कि जितना भी आपके पास एसेट है, आप जितना कैश होल्ड कर रहे हो, सबका जो समेशन है कि आज के दिन अगर मैं इस बैंक को डिसॉल्व कर देता हूँ तो मेरे पास मैं कितना रुपए लेके घर चले जाऊंगा। तो आप मेरे से पूछेंगे कि मैं प्राइस टू बुक 1 से नीचे कैसे ट्रेड करते हैं। तो प्राइस टू बुक 1 में ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स ये बात मान के चलते हैं कि क्या पता शायद इनके पास कुछ ऐसे एसेट्स हों जो कि
अच्छे से वैल्यूड ना हो या फिर जो एनपीए के कगार पे खड़े हों, तो इसलिए इनको प्राइस टू बुक 1 मिलता नहीं है जनरली। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो कुछ चीज़ें थी जो कि दोनों को सेग्रीगेट करती गई, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स थे तो पीएसयूज के थे। उसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन नेम प्राइवेट बैंक का एक अच्छे से गिरा, क्योंकि वो अर्बन और में अच्छे खासे पैसे बांटे होते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है कि आप मैं 100 रुपये अगर 2% पे ले रहा हूँ और मैं 100 रुपये उस 3% पे मैं लेंड कर देता हूँ, तो जो 1% बच रहा है वो मैं निम हो जाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कि मैं लेते वक्त माइनस देते वक्त मैं कितना इंटरेस्ट का प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ, वो मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उस समय घट जाता है जब आप रेपो रेट आरबीआई कम करता है। तो जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कम करता है, आप मान लीजिए आपने जो एफडी कराई थी 1 साल पहले, वो ऊपर रेट पे लॉक इन थी, अब वो उतना गवर्नमेंट या बैंक्स को उतना आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। पर आज के दिन जो लोन बांटेगा उसी पैसे को लेके अगर आज वो एक पर्टिकुलर बैंक लोन बांट रहा है, तो उसको उस इंटरेस्ट पे वो नहीं दे सकता, उसको कम इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो कि घटी है, जैसे इंटरेस्ट रेट घटी है तो निम का प्रेशर आ रहा है, और ये निम का प्रेशर इस क्वार्टर भी चलेगा। अगले क्वार्टर से ये निम ईज आउट हो जाएगा, और जो इस बार भी शायद दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की बात हो रही, जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम आता जाता है वैसे वैसे रेपो रेट घटते चले जाते हैं। तो इस कारण से नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो इसका भी प्रेशर आपके प्राइवेट बैंक्स पे बहुत पड़ा है, तो उस कारण से उनका भी निम एक गिरा है। फिर अगर आप देखें तो कैसे पिछले 2-3 सालों से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास और सरकार ने ऐसे मिल मिल के बहुत ही इतने ज़्यादा आपके बैरियर्स डाल दिए थे कि लोन देना ही कम हो गया था। उन्होंने बहुत टफ रिस्ट्रिक्शन कर दिए थे। कई लोगों ने उस समय बोला था कि क्या जियो फाइनेंस की एंट्री हो रही तो इसका बजाज फाइनेंस से इन सब जैसों को बहुत आशंका, पर इस कारण से जो पूरी ग्रोथ थी वो सिस्टम में रुक गई थी। एक इंजन था जो चल रहा था, पर वो पूरा इंजन आपके लोन पे चलता है। तो जैसे ही आप वो लोन, वो तेल, आप जो उस इंजन का जो तेल होता है वो लोन ही होता है। अगर आप उसको, वो तेल जो जा रहा है, अगर आप उसकी सप्लाई काटेंगे, आप उसकी सप्लाई कम करेंगे, तो वो इंजन या पूरी गाड़ी में कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आएगा आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। तो वो इम्पैक्ट जो आने लगा था वो हर जगह फैला है, जिसके कारण जो देश की गाड़ी है, जो देश की जीडीपी है, उसमें एक बहुत ही अच्छा अंडर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। उसके बाद जैसे ही आरबीआई गवर्नर चेंज हुए, उनका जो पहला मेजर्स थे, उन्होंने बहुत हेफ्टी मेजर्स लिए कि उन्होंने आपके गोल्ड लोन की रेशियो बढ़ा दिया करने में, कि आप 10,000 करोड़ एक बैंक को लेना था तो उसको हटा दिया। आप लेंडिंग लिमिट्स जो आप शेयर्स पे ले सकते थे उसको 20 लाख से 1 करोड़ कर दिया। फिर ऐसे कई कई एनबीएफसी पे भी उन्होंने जो लोन थे वो सब एक्सटेंड किए। ऐसे कर करके उन्होंने कई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी फ्रेश क्रेडिट दिया। तो उसका मतलब उन्होंने जो लेंडिंग क्रेडिट साइकिल आप 15%, 13-14-15% पे ग्रो कर रहे थे 5-7 साल पहले, वो गिर के लगभग 8 से 10% पे ला दिया गया था, 9 से 10%। अब वापस इसको बढ़ाया गया। अभी मिड अक्टूबर की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से शायद 11.5% क्रेडिट ग्रोथ इंडिया में हो रहा है, और इसको लगभग 12.5% तक ले जाने की FY26 अगले इस साल के उम्मीद तक, मतलब 2026 के मार्च तक इसको लगभग 12.5% के आसपास करने की है। तो जैसे जैसे ये ऑयलिंग जाएगी सिस्टम में, इंजन में जाएगी, तो एक बेटर रन होगा सिस्टम में और वही साइकिल को घुमाएगा। तो इसको तो वक्त लगेगा आने में। और अगर हम देखें तो बैंक जो है, इसी का बैंक 2021-22 से आप देखें तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लगातार इनमें एक अंडर प्रेशर बना हुआ था। तो अगर आप टॉप से लेकर नीचे तक देखें तो लगातार प्रेशर बनना था, और उसके कारण बैंक्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए थे। पर जैसे जैसे ये प्रोएक्टिव टर्म्स आरबीआई के आ रहे हैं, उससे एक साइकिल ग्रोथ बहुत आ रही है। इंटरेस्ट रेट घट रहा है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घटेगा तो एक आप देखते प्राइस टू बुक वैल्यू भी जो रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट रेट के। तो जितना ही इंटरेस्ट रेट कम होगा उतना ही प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ेगा। तो ऑन अ बिग साइकिल, ऑन अ बिग स्केल, एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू भी सेक्टर में ऊपर चली जाएगी बैंक्स की। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कम, प्राइस टू बुक वैल्यू ऊपर, इसका मतलब कि प्राइसेस नीचे से ऊपर जाने चालू कर देंगे। तो अगर आप बैंक्स के देख रहे हैं जो भी पीएसयूज बैंक काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं, तो अगर आप उनमें देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी एक किस्म से आ रही है इस सेक्टर में, और हमें इधर ये चीज़ हम इसको वैसे देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो कुछ हम बैंक्स की भी
बात कर सकते हैं कि कौन कौन से बैंक्स ने अच्छा देखा है, पर फिर मैं बोलूँगा कि मैं किस बैंक में इन्वेस्ट हूँ या इन्वेस्टेड नहीं हूँ, उसके भी मैं अपने रीज़न और लॉजिक दूंगा। पर पहले हम बात कर लेते हैं एक इंडियन बैंक की, हम बात कर लेते हैं जिन्होंने एक एसेट क्वालिटी में एक बहुत ही अच्छी तेज़ी से ग्रोथ बनाई है। तो जितने मैं आपको सिर्फ 2 या 3 बैंक्स की बात करूंगा, इसके नीचे आप बैंक्स को ना ही देखें तो बेहतर है। पीएसयूज बैंक में कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। तो मैंने आपके लिए शॉर्ट कर दिया, क्योंकि कई लोग मेरे को बोलते हैं कि उन्हें इन बैंक में